तो क्या हाल है यार तुम सबके। तो आशा करते हैं कि तुम सब अपने घरों में बढ़िया और अपने घरों में मौज ले रहे हो। तो इसी के साथ यार आज का हम हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। सबसे पहले हम सेल साइकिल देखते हैं क्या होता है। सेल साइकिल होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी इवेंट्स होते हैं जो कि सीक्वेंस में होते हैं जिसके अंदर सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है और इसके अंदर अदर पार्ट सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि और भी पार्ट्स मतलब बनते हैं। और फाइनली सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, यानी सेल डॉटर सेल्स भी बनाता है लास्ट में। अब यहाँ पे जीनोम वर्ड है, इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका मतलब है डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। अब सेल साइकिल के कुछ फेजेस हैं, यहाँ पर फेजेस मतलब स्टेज हैं। दो फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में एम का मतलब है मियोसिस और माइटोसिस। अब सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू ले लेते, फिर इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की और फिर एम फेज की। तो इंटरफेस में सबसे पहले सेल डिवीज़न की प्रिपरेशन होती है, सिर्फ सेल डिवाइड होने की प्रक्रिया होगी। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करेगा तो ये नॉन डिवाइडिंग फेस भी है और ये सबसे एक्टिव स्टेज माना गया है सेल साइकिल का। अगर हम एम फेज में देखते हैं तो एक्चुअल सेल डिवीज़न एम फेज में होगी। एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस होते हैं। और इंटरफेस में एक चीज़ और है, इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर एक्टिविटी नहीं होती सेल डिवीज़न से रिलेटेड, इसलिए इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी है इंटरफेस। तो अब हम बात करते हैं कि जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल है ह्यूमंस और ईस्ट में किस किस सीक्वेंस ऑफ टाइम के हिसाब से होते हैं। अब सबसे पहले हम ह्यूमंस में देखते हैं। ह्यूमंस के अंदर 24 घंटों में सेल डिवाइड करता है। 24 घंटों में से 23 घंटे तो इंटरफेज होगा और बाकी के 1 घंटे में एम फेज होगा। ईस्ट के अंदर हर 90 मिनट में सेल साइकिल होती है जिसमें से 85 मिनट इंटरफेज चलेगा और सिर्फ बाकी के 5 मिनट चलेगा एम फेज। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आएगा G1 फेज, उसके बाद S फेज, फिर G2, यहाँ तक इंटरफेस होता है। उसके बाद फिर M फेज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। तो G1 फेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और इसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इस फेज के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करते G1 फेज में। G1 फेज के बाद S फेज आता है, लेकिन G1 और S के बीच में एक G0 फेज आता है जिसे हम G0 फेज भी कहते हैं। तो G0 फेज में क्या होता है कि कभी कभार सेल G1 फेज से S फेज में नहीं जा पाता तो वापस G1 में आ जाता है और फिर G1 से G0 फेज में आ जाता है। इसे हम क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। G0 फेज के अंदर सेल सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। अब हम बात करते हैं एस फेज की। यहाँ पर एस का मतलब है सिंथेसाइज फेज। अब तुम आइडिया लगा लो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सिंथेसाइज होगा। सबसे पहले यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। प्रोटीन भी कई टाइप के होते हैं जिनमें से हिस्टोन एक है। इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जब सेल G1 फेज से एस फेज में आएगा तो उसका जो डीएनए का अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसके क्रोमोसोम्स में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और एस फेज में से हर बार नीट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रट कर जाना। और अगर तुम 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी पूछा जाता है। तो एस फेज के बाद आएगा G2 फेज जो कि एंड स्टेज है सेल साइकिल का। अब हम डिस्कस करेंगे G2 फेज। यहाँ पर G का मतलब है ग्रोथ फेज। तो इसके अंदर ट्यूब्युलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। ट्यूब्युलिन प्रोटीन भी एक टाइप का प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन की तरह ही।
फिर इसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी डुप्लीकेट करती हैं। G2 प्रोटीन के बारे में इतना कुछ पूछा नहीं जाता, फिर भी हम इसके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर आरएनए भी सिंथेसाइज होगा। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यार अब तुम सोचोगे कि ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन यार ऐसा नहीं है, ये आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, समझने का है। बस आज की वीडियो में यार इतना ही यार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।